आइए हम सब आज आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम सब देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। किन किन राष्ट्रों से यूरोपीय कंपनी भारत में आती हैं, क्या इससे पहले यूरोप में भारत के साथ व्यापार होता था कि नहीं, इन सब के बारे में और पुर्तगाल कंपनी के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम एक आपको थोड़ा जिससे जानकारी स्पष्ट हो, हमने इसमें थोड़ा सा मैप बना दिया है जिससे आपको समझने में दिक्कत न हो। जब यूरोप में क्योंकि यूरोप में पुनर्जागरण काल शुरू हो चुका था, वहां पर नए नए विचार उदय हो चुके थे और वहां के जो यूरोप के निवासी थे वो अनेक देशों की खोज करने निकल चुके थे, समुद्री रास्ते की खोज करने निकल चुके थे। और उसी समय यूरोप में एक देश था पुर्तगाल के राजा भी, पुर्तगाल के राजकुमार द हेनरी नेविगेटर, प्रिंस वहां के जो थे उनका नाम था द हेनरी नेविगेटर। उन्होंने भी यह इच्छा जाहिर किया कि क्यों ना हम भी भारत जैसे या भारत के और जैसे देशों को खोजा जाए और उनसे व्यापार किया जाए। इससे पहले भी भारत के साथ यूरोप में व्यापार हुआ करता था, लेकिन वह स्थल मार्ग से हुआ करता था। 3 मार्ग थे, एक था फारस की खाड़ी से होते हुए जाता था और 2 स्थल मार्ग थे। इसके मार्ग से व्यापार हुआ करता था। पहले इटली में माल जाता था भारत से और इटली से ही सभी जगह यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था। लेकिन कुस्तुतुनिया के रास्ते पे, कुस्तुतुनिया हमने एक रास्ता पढ़ता था, कुस्तुतुनिया के रास्ते पर हेरते हुए व्यापार यूरोप में पहुंचा था। यहीं पर जो है 1453 ईस्वी में, कब 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुतुनिया पे आक्रमण कर दिया। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुतुनिया एक जगह था, कुस्तुतुनिया पर आक्रमण करके इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब जो यह व्यापार था जो यूरोप जाता था, इन्होंने डिमांड किया कि हमें या तो कर दीजिए, अधिक से अधिक कर दीजिए, या सामान कभी कभी लूट लिया करते थे सब। तो इससे यूरोप में व्यापार वस्तुओं की मांग जितनी थी उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसीलिए यूरोप के जो देश थे, इन्होंने भारत जैसे देश खोजने की शुरुआत किया समुद्री रास्ते से। तो यहाँ के राजकुमार थे द प्रिंस हेनरी द नेविगेटर उनका नाम था। उनके ही प्रोत्साहन से वहां के पुर्तगाल का निवासी था वास्को डिगामा। यह भारत की खोज करने के लिए निकलता है 1498 ईस्वी में। कब? 1498 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाल से चलता है। उस समय वहां के पुर्तगाल में ईसाई धर्म था और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भी वो चाहते थे कि हमारा जो यह धर्म है देश के अन्य कोने कोने तक पहुंचे। इसके उद्देश्य से भी राजा ने वास्को डिगामा की सहायता किया और भारत जैसे देश खोजने के लिए कहा, प्रोत्साहित किया। इसके वास्को डिगामा जो है यहाँ से निकलता है पुर्तगाल से, यूरोप से और अफ्रीका महादेश की खोज चक्कर लगाते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है और उसकी सहायता करता है। अफ्रीका का एक व्यापारी था भारत का एक व्यापारी था जो अफ्रीका में था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद नामक व्यापारी जो है उसकी मदद करता है और उसकी मदद से ही 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत पहुंचता है और भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। किस बंदरगाह पे? कालीकट बंदरगाह पे। पूछा जाता है कि वास्को डिगामा किसकी मदद से भारत आया था? तो अब्दुल मजीद की मदद से। कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले भी इस रास्ते को केप ऑफ गुड होप का रास्ता कहा जाता है। केप या अफ लिखता है गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। कभी कभी आपसे पूछता है कि वास्को डिगामा भारत में किस रास्ते से आया था, तो आप कहेंगे केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। इससे पहले भी पुर्तगाल से बार्थोलोमियो
डियाज ने भी भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन यह भारत न पहुंचकर सिर्फ यहीं तक अफ्रीका तक ही पहुंच पाया था। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते की खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे बार्थोलोमेयो डियाज ने किया था। यहाँ तक बार्थोलोमेयो डियाज आया था, लेकिन यहाँ से फिर वापस लौट गया था और इसी के रास्ते का अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा भारत पहुंचा। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा, उस समय पूछा जाता आपसे कि कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, वहां के स्थानीय शासक कौन थे, तो इतिहास में स्थानीय शासक जमोरिन बताया जाता है और जमोरिन ने उनका स्वागत किया। वास्को डी गामा का जमोरिन स्वागत किया और यहाँ पे रह रहे कुछ स्थानीय व्यापारी विरोध भी करते हैं, लेकिन उनके स्वागत से यहाँ से या मसाले की व्यापार करने के लिए भारत आया था और मसाले यहाँ से जब मसाला लेकर जाता है यूरोप में, तो इसे 20 गुना फायदा होता है। कितना गुना फायदा होता है? 20 गुना, क्योंकि यहाँ से सोना चांदी लेकर आता है भारत में व्यापार करने के लिए और यहाँ से मसाला लेकर जाता है, क्योंकि यूरोप में मसाले का डिमांड ज्यादा था। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे पुर्तगाल में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के अनुसार सोचा क्यों ना काफी लोग मिलकर हम व्यापार करें जिससे व्यापार में ज्यादा फायदा हो। तो इसी के क्रम में पुर्तगाल में एक कंपनी बनती है, जैसे कहते हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और धीरे धीरे उन्होंने संयुक्त पूंजी लगाकर व्यापार करना शुरू करते हैं। तो आपसे जब भी कभी पूछे वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो आप बताएंगे पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का? पुर्तगाल का निवासी था। और जब भारत आया था वहां के स्थानीय शासक कौन थे? जमोरिन थे। किस रास्ते से होकर हुआ आया था? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को। और क्यों इस रास्ते की खोज करना पड़ा है? क्योंकि जो भारत का व्यापार हुआ करता था स्थल मार्ग से हुआ करता था और यह स्थल मार्ग कुस्तुतुनिया से होते हुए जाता था, जो आज आधुनिक इस्तांबुल है। इस्तांबुल उसी से रास्ते से होते कर जाता था और कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण करके इस रास्ते को ब्लॉक कर दिए थे। और जो यह सामान जाता था पहले इटली के जिनेवा शहर में जाता था और यहीं से पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था, भेजा जाता था। तो इसके कारण सीधा प्रत्यक्ष व्यापार स्थापित करने के लिए भारत से समुद्री रास्ते की खोज करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखते हैं पुर्तगीज कंपनी। पुर्तगालियों ने जो है संयुक्त पूंजी लगाकर 2-4 लोगों ने, वहां के राजकुमार जो थे उनके सहयोग से उन्होंने एक कंपनी बनाई और कंपनी का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बनाकर भेजा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 के बीच में आया था। उसके पहले भी जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था, उसके बाद भी 1501 और 2 ईस्वी के आसपास आया था। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि पुर्तगाल से जो वास्को डी गामा आया था भारत में कितनी बार आया था, तो आप बताएंगे 2 बार। एक बार 1498 ईस्वी में आया था और दूसरी बार कहीं कहीं 501 मिलता है, 1501 मिलता है, कहीं कहीं 1502 मिलता है। तो पुर्तगीज कंपनी का पहला गवर्नर आपसे अगर पूछे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसने क्या किया? ये यहाँ जब भारत में आया तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ये सब चाहते थे कि जो हम स्थल पे मतलब भारत के भूभाग पे जो अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्यों ना समुद्र में भी, भारत के आसपास या समुद्र में भी अपना नियंत्रण स्थापित करें। इसीलिए नीले जल नीति की बात की जाती है। या ये सब समुद्र में, क्योंकि उस समय जहाजी बेड़े जो है पुर्तगाल या यूरोप के ही पास थे, तो इन्होंने जो है समुद्र में भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का काम किया। इसीलिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में अगर पूछा जाए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसे पुर्तगीज कंपनी का प्रथम वायसराय कहा जाता है, प्रथम गवर्नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम गवर्नर कहा जाता है। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद दूसरा जो बनकर आता है उसका नाम है अल्बुकर। क्या नाम उसका? अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर। यह जो है यह 1509 से 1505 ईस्वी तक रहा था। 1515 तक ईस्वी रहता है।
1509 से 1515 ईस्वी तक रहता है। और इसने अपना मुख्यालय जो बनाया था कोचीन को बनाया था। क्या बनाया था? अपना मुख्यालय कोचीन को बनाया था। मुख्यालय क्या बनाया था? कोचीन को बनाया था। और इसने ही 1510 ईस्वी में गोवा के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाह थे, यूसुफ आदिल शाह थे। और इनसे यहाँ क्या किया? गोवा को छीन लिया। और गोवा को छीन कर इसने इस पे गोवा पर अधिकार कर लिया। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि गोवा पर किसने अधिकार किया था, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कब किया था? 1510 ईस्वी में। इसे पुर्तगीज कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगीज कंपनी का अगर आपसे पूछे कभी वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यही था। कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? कोचीन में बनाया था। बाद में जब इसके बाद नीनो डी कुन्हा आता है तो अपना मुख्यालय वह कोचीन से गोवा लेकर चला जाता है। और भारत के आजाद होने के बाद भी यहाँ से सबसे बाद में पुर्तगीज जाते हैं। कहते हैं इसीलिए कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे भारत में। और सबसे बाद में कौन गए थे? गोवा से तो पुर्तगाली ही गए थे। एक और आपको ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए 1511 ईस्वी में, क्योंकि देखिए पुर्तगाल के जो कंपनी आई थी ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम अधिक जगहों पर नियंत्रण स्थापित करें, समुद्र में भी नियंत्रण स्थापित करें। इसीलिए इन्होंने ब्लू वाटर पाल से शुरू किया था। तो इसके कड़ी में और अल्बुकर्क क्या करता है? 1511 ईस्वी में ही मलक्का पर नियंत्रण स्थापित करता है। और मलक्का क्या थी? एक मंडी की तरह थी। मलक्का आगे आप जाएंगे यही कहीं देखेंगे, यहाँ जो है भारत के आसपास के क्षेत्रों पर ये अधिकार करने लगे थे, द्वीपों पर अधिकार करने लगे थे। तो 1511 ईस्वी में इन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया था। और 1512 ईस्वी में इसने हरमुज की खाड़ी पर अधिकार कर लिया था। हरमुज की खाड़ी पर अधिकार कर लिया था। हरमुज की खाड़ी जैसे आपको हम दिखाना चाहें थोड़ा यहाँ से चित्र बना के देखिए। थोड़ा ये हुआ हमारा यूरोप, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यूरोप है, यहाँ से आप देखेंगे तो हरमुज की खाड़ी पड़ती है। और इसके आगे आने पर यहाँ कहीं भारत है। तो इस पे इन्होंने अधिकार कर लिया, क्योंकि भारत के साथ जो भी अगर यहाँ से जा रहे थे तो इनसे यहाँ चुंगी लेते थे, कर ग्रुप में लिया करते थे। और यहाँ से भी अधिकार कर लिया तो भारत के आसपास के जो समुद्री क्षेत्र थे वहां पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। तो यह इसके बारे में अगर पूछा जाए अल्बुकर्क के बारे में तो आप बताएंगे पुर्तगीज कंपनी का वास्तविक संस्थापक था। इन्होंने अपने मुख्यालय कोचीन बनाया। और यह 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से जो गोवा छीन लिया। और 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर अधिकार कर लिया। और 1512 ईस्वी में हरमुज की खाड़ी पर भी अधिकार कर लिया। पुर्तगीज ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो आप बताएंगे कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। और कब किया था? 1503 ईस्वी में कोचीन में सबसे पहले इन्होंने प्रथम कारखाना खोला था। कहाँ पर? कोचीन में। दूसरा कारखाना इन्होंने 1505 ईस्वी में कहाँ पर खोला था? करनूल में। करनूल में 1505 ईस्वी में। और प्रथम कारखाना 1503 ईस्वी में। इन्होंने मुख्यालय अपना कोचीन बनाया था। और इसके बाद जब नीनो डी कुन्हा हुआ, कौन? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने अपना मुख्यालय जो है कोचीन से हटाकर कहाँ ले जाता है? कोचीन से स्थानांतरित करके गोवा को बनाता है। और गोवा ही पुर्तगालियों की लंबे समय तक जो है मुख्यालय बना रहता है। ठीक है। भारत में जब अधिकार कर लिया, भारत में धीरे धीरे व्यापार करना शुरू किए, उन्होंने बंगाल के हुगली द्वीप में जो है 1632 ईस्वी में इतना वहां उपद्रव किए कि जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह शाहजहां जो थे, उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया। और ये भागकर जाकर इस द्वीप को छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हुगली द्वीप को जो है लूटपाट के अड्डे के रूप में विकसित कर लिया था। लूटपाट के अड्डे के रूप में विकसित कर लिया था हुगली को। इसीलिए जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा लूटपाट करते थे। इसीलिए तो
ब्लू वाटर पास ही चलाया था इन्होंने, समुद्री नीति चलाया था, छोटे छोटे द्वीपों पे जैसे हरमुज मलक्का पर अधिकार कर रहे थे। तो इसी प्रकार हुगली द्वीप को भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। और यहीं पर जो 1632 ईस्वी में बादशाह शाहजहां ने जो है इनके ऊपर आक्रमण किया और इनको जो है प्रताड़ित किया, क्योंकि ये हुगली द्वीप को लूटपाट के अड्डे के रूप में विकसित कर चुके थे। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने किस द्वीप को लूटपाट के अड्डे के रूप में विकसित किए थे, तो आप बताएंगे हुगली को। किसके समय में? शाहजहां के समय में। इसीलिए शाहजहां ने इनको जो है प्रताड़ित किया, इनको दंड दिया था, ठीक है। और 1661 ईस्वी में जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ अंग्रेजा, कैथरीन ऑफ अंग्रेजा लिखा था कहीं कहीं, नहीं तो कैथरीन लिखा हुआ मिलेगा। जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, इनका विवाह, पुर्तगाल की राजकुमारी थी, 1661 ईस्वी में इनका विवाह इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय के साथ हो जाता है। और इस विवाह के बाद बंबई को दहेज के रूप में, पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज के रूप में इनको दे देते हैं। बताइए, जगह हमार, बंबई जगह हमार, लेकिन दान कौन दे रहा है? दहेज कौन दे रहा है? पुर्तगाल किसको दे रहा है? इंग्लैंड को, इंग्लैंड के राजकुमार को, चार्ल्स द्वितीय को। अब क्या करते हैं, चार्ल्स द्वितीय जो है 1668 ईस्वी में, कब? 1668 ईस्वी में इस बंबई शहर को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। कहते हैं कि हम जो दहेज में पाए हैं बंबई को, ये हम आपको देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। और 10 पाउंड प्रतिवर्ष की मांग करते हैं कि आप हमें 10 पाउंड प्रतिवर्ष दीजिएगा और आप इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंबई दहेज के रूप में मिलता है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि कैथरीन के विवाह के बाद बंबई को दहेज के रूप में किसने प्राप्त किया था? तो चार्ल्स द्वितीय ने। कब प्राप्त किया था? 1661 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय ने बंबई कब दिया था? 1668 ईस्वी में दिया था। और कितने? 10 पाउंड प्रतिवर्ष किराए के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। कभी कभी आपसे और पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया? तो पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले भारत में तंबाकू की खेती शुरू करते हैं। भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था, ठीक। इसके बाद गोवा के जो पादरी थे, क्योंकि पुर्तगाल क्या थे, पुर्तगाल में ईसाई धर्म था, ये ईसाई धर्म के मतलब भी थे, ईसाई धर्म मानने वाले थे। इसीलिए गोवा के जो पादरी थे, गोवा में जो निवास करने वाले पादरी थे पुर्तगाल के, उन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। वैसे तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। और गुटेनबर्ग कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। अगर आपसे कभी पूछे कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताएंगे गुटेनबर्ग ने। और गुटेनबर्ग कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। अगर आपसे कभी पूछे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, तो आप बताएंगे पुर्तगालियों की। और पुर्तगाली में कौन? गोवा के पादरी ने। अगर आपसे पूछे कि पुर्तगालियों ने भारत में और किसकी खेती शुरू की, तो भारत में सबसे प्रसिद्ध तंबाकू की खेती शुरू की थी। तो यहाँ से आपको बारे में आपको जानने की जानकारी मिली कि कैसे भारत में पुर्तगाल आए और किस प्रकार धीरे धीरे पुर्तगालों ने अपने भारत में पैठ बनाते हैं। इसके बाद और भी कंपनी आती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, डेनिश कंपनी आती है, फ्रांसीसी कंपनी आती है। इनमें एक दूसरे में आपसी संघर्ष होता है और अंतिम में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सबसे बड़े भूभाग पर कब्जा जमाने में सफल होती है और वह भारत में लंबे समय तक शासन करती है। तो आज हमने देखा मोटा मोटा में पुर्तगाल कंपनी, पुर्तगीज कंपनी के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर